बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, और बल्कि मैं ये हाउस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इशू के ऊपर कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी आया, क्योंकि मुझे मौका मिलता है फिर बहुत सारे फैक्ट्स को क्लैरिफाई करने का। और अलबत्ता मैडम ने तो एक शॉटगन अप्रोच ली कि काफ़ी जगहों पे उन्होंने बात की कि शायद कहीं पे वो शरह गिर जाए, लेकिन मैं अब आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि इस LNG की ट्रेड के अंदर बड़े मिथ्स हैं और बड़े इसके अंदर चीज़ें हैं जो आसानी से क्लैरिफाई हो सकती हैं। पहले तो ये कि ये जो हमारा पूरा पाकिस्तान का गैस का नेटवर्क है, इसमें 70% गैस जिसको हम सिस्टम गैस कहते हैं, ये वो गैस है जो पाकिस्तान से निकलती है, और 30% वो है जो LNG है, यानी कि जो इम्पोर्टेड गैस है। इम्पोर्टेड जो गैस है वो बहुत थोड़ी तादाद में डोमेस्टिक साइट पे ट्रांसफ़र की जाती है। हमारा जो डोमेस्टिक साइट है वो तमाम का तमाम तकरीबन वो सिर्फ सिस्टम गैस पे चल रहा है, यानी कि वो उसकी डिपेंडेंस LNG पे नहीं है, क्योंकि LNG बहुत महंगी है और पाकिस्तान में सिस्टम गैस जो है वो बहुत सस्ती है। मैडम ने ये भी कहा कि कीमतें 300% बढ़ा दी गई, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में गैस की कीमतें 2019 से नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी पाकिस्तान में 2019 से गैस की कीमतें। मैं अभी आपको बताता हूँ, शेरी रहमान साहब आप सुन लें। अच्छा, उसके सुन बाद तो लेना जी, ऐसे ना करें, आप तो सीनियर हैं। क्यों जे प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ये बहरहाल ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है और ये जाके वेरीफाई भी हो सकता है। ये सारी पब्लिश रिपोर्ट्स हैं। अब प्रोविंसेस के हकूक़ की बातें की गई कि सिंध से 70% बनाता है गैस। सिंध 70% नहीं, सिंध को तकरीबन 38% के करीब जो गैस है वो सप्लाई करता है। सबसे बड़ा जो सप्लायर है वो बलूचिस्तान है, और उसके बाद बलूचिस्तान भी तकरीबन 40% बनाता है। पंजाब तकरीबन 12%, 13% के करीब बनाता है। सॉरी, नॉट पंजाब, KP के 12% के करीब बनाता है, और 8-9% जो है वो पंजाब जो है वो प्रोड्यूस करता है। और इसका एक बेनिफिट इनको ये मिलता है कि जितने ये सूबे गैस बनाते हैं, मेजॉरिटी गैस जो है, इन्होंने 70% कहा, जो बलूचिस्तान से गैस सिंध में आ रही है, अगर आप उसको भी साथ शामिल कर लें तो मोर देन 80% गैस जो सिंध से निकलती है वो सिंध में ही कंज्यूम हो जाती है। और जो खैबर पख्तूनख्वा से निकलती है, 70% गैस तो खैबर पख्तूनख्वा में ही कंज्यूम हो जाती है। बल्कि ना सिर्फ ये कि जो विंटर्स इंडस्ट्री को भी तो दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैडम? विंटर्स के अंदर डोमेस्टिक लोड ऊपर चला जाता है, जब डोमेस्टिक लोड 3 गुना बढ़ जाता है तो ये तमाम गैस जो है ये वो सूबा जो है वो कंज्यूम कर लेता है। तो सबसे पहले तो ये इसके अंदर वजाहत होनी बहुत ज़रूरी थी। और जिन सूबों के अंदर ये गैस निकलती है वहाँ पे ऑब्वियसली सिस्टम गैस का एडवांटेज मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो LNG के रेट पे पंजाब में चल रही है 2700 रुपये MMBTU। वही यूनिट नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्री का जब सिंध में चलता है तो उसका वो 60-750 रुपये MMBTU या 1100 रुपये MMBTU जो है उसका रेट मिलता है। तो ये रेट का भी एडवांटेज जो है वो उनको इंडस्ट्रियल साइड पे मिलता है। अलबत्ता डोमेस्टिक साइड के ऊपर जो सिस्टम गैस है उसको एक ही रेट के ऊपर सारे सूबों में रखा जाता है। अब मैं आ जाता हूँ LNG के ऊपर। पहली बात तो ये है कि LNG की जो प्रोक्योरमेंट है वो 4 माह पहले की जाती है। हमारे 80% सौदे जो हैं वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे हैं, और 20% या उससे कम के जो सौदे हैं वो स्पॉट लिया जाता है, और तकरीबन 3 से 4 माह पहले उसका टेंडर होता है। मिसाल के तौर पे अगर जनवरी में गैस की ज़रूरत थी तो उसका टेंडर सितंबर में किया गया, और ये वो उस 20% के लिए है कि जो हमने ख़रीदारी करनी होती है। बाकी 80% हमारा टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है। टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई नहीं किया, तो एक्चुअली जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे सस्ता टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 10.2% ऑफ ब्रेंट पे, ये एजाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हासिल है। नून लीग ने ये 13.4% ऑफ ब्रेंट के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट LNG का साइन किया था। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, इन्होंने जो दूसरी बात की कि फ्यूचर LNG का क्या है। अच्छा, एक ये भी बात हुई कि 3 दिन सिर्फ लोगों को गैस मिलेगी। ये खबर अगर कहीं लगी है किसी अखबार में, अभी मैंने नहीं पढ़ी, ये गलत है। तीन दफ़ा दिन में नहीं, 3 दफ़ा हफ्ते में नहीं, दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ उसका एक बेंचमार्क होएगा, उसका एक विंडो होएगा। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा ना जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा, बता दिया उन्होंने।
जी जी मैं वो प्लीज Japanese सुनिए sushi की जी, बहुत शेर शौकीन है, रहमान साहब उसको बनाने के लिए सुने, गैस बाकी में भी सुन ले। अच्छा आगे मैं बढ़ता हूं क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो थी वो उसके अंदर मैं समझता हूं कि इनएक्यूरेसीज थी। फिर मांडवी वाला साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने पाक ईरान पाइपलाइन का जिक्र किया और यस वो सैंक्शंस की वजह से ही एक रुकावट जो है उसके अंदर आई हुई है। इन्होंने कहा कि वो सैंक्शंस इंडिया पे क्यों नहीं लगती, इंडिया तेल खरीद रहा है। इंडिया ने कुछ अरसा तेल खरीदा ईरान से ग्रैंडफादर क्लॉज की वजह से जो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था, कि उनके ग्रैंडफादर एग्रीमेंट्स थे जो पाकिस्तान के नहीं थे, लेकिन उनको भी वक्त दिया गया और उसके सिर्फ मेरे ख्याल है चंद माह रह गए हैं या वो ख़त्म हो गया है कि अब मज़ीद इंडिया भी तेल नहीं ले सकता। उनको एक टाइम दे दिया गया है इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ की तरफ से और मेरा ख्याल है या चंद माह रह गए हैं या वो टाइम ऑलरेडी शायद एक्सपायर हो गया। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन, पाक स्ट्रीम गैस लाइन जिसको हम कहलाते हैं, रशियन टीम जो है वो पिछले माह भी पाकिस्तान में थी और अब 2-3 दिन बाद दोबारा पाकिस्तान वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे उनके साथ हेड ऑफ टर्म्स भी तय हो गए हैं और अब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये मामलात तेज़ी से अब आगे जा रहे हैं। अब आपने कहा कि एलएनजी टर्मिनल्स जो है वो आना चाहते हैं और एलएनजी की सूरत हाल बताना चाहते हैं। बिल्कुल, आप उनको बुलाएं और उनसे सुने, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि देयर आर डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट कमर्शियल इंटरेस्ट्स और हर एक का बिजनेस मॉडल फ़र्क है। मिसाल के तौर पे जो मुस्लिम लीग नून ने टर्मिनल्स लगाए वो टेक और पे बेसिस पे लगाए, जहाँ पे हमें हुकूमत को फ़ी टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स हैं, 4 करोड़ रुपये यौमिया उनको किराया देना पड़ता है, यानी 8 करोड़ रुपया यौमिया एक दिन का किराया देना पड़ता है उन एलएनजी टर्मिनल्स को जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स लगे हुए हैं और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम टर्मिनल्स लगाने जा रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी आया, 2 कंपनीज हैं, मित्सुबिशी जापान की कंपनी है और एक दूसरा लोकल कंसोर्शियम है कतर गैस के साथ मिलकर वो लगा रहे हैं। उसके अंदर कोई किराया शामिल नहीं होएगा, कोई गवर्नमेंट लाइबिलिटी शामिल नहीं होएगी और ये कंप्लीटली बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर ये चीज़ जो है ये बनेगी। सो देयर आर डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट कमर्शियल इंटरेस्ट्स एंड ऑब्वियसली वो जो जिसको अब मौक़िफ़ देते हैं वो ज़ाहिर है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं एंड आई एम श्योर द ऑनरेबल मेंबर is knowledgeable enough कि वो he can sift through the different interests जिसके साथ अमूमन मौक़िफ़ को टेंट किया जाता है। मैं अब यहाँ पे सर आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलएनजी खरीदी कैसे जाती है, ये भी एक बड़ा है। 2 हमारे बोर्ड्स हैं, जो ज़्यादा एलएनजी खरीदी जाती है वो पीएलएल बोर्ड के ज़रिए खरीदी जाती है और कुछ एलएनजी एक कार्गो या 2 कार्गो महीने का वो खरीदा जाता है पीएसओ के ज़रिए। इन बोर्ड्स के अंदर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं और ओपन कंपेटिटिव टेंडर होता है, इश्तिहार छपता है जिसके अगेंस्ट सारी दुनिया की एनर्जी कंपनीज अपनी कंपेटिटिव प्राइसेस भेजती हैं और किस रेट पे, अमूमन वो सबसे सस्ता रेट होता है जिस पे वो खरीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन के विंडो कौन सी अवेलेबल है। मेजॉरिटी वोट के जरिए वो बोर्ड फैसला करता है पब्लिक और प्राइवेट रिप्रेजेंटेटिव्स पे मुश्तमिल कि हमने कितनी एलएनजी किस वक्त और ये जो रेट्स आए हैं ओपन कंपेटिटिव टेंडर के जरिए इसके जरिए लेनी है। दिस इज द, और ये 4 माह पहले, और ये वो एलएनजी परचेज हो रही है जो सिर्फ 20% है, बाकी 80% जो है वो आपकी पहले से टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर है, जिसके अंदर सबसे सस्ता टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए होता है वो। अब आया हमने कोई इसमें नहीं खरीदी या, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी तक आप ये भी नोट करें कि जो इन्होंने कहा था ना कि बाकी सारी दुनिया का मैंने अभी तक एग्जाम्पल नहीं दी किसी भी दुनिया के मुल्क की, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। जो आपकी कैपेसिटी है, जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है दोनों टर्मिनल्स की, वो 12 कार्गोज महीने के है। इस शिद्दत जो एक पूरा बहरानी कैफियत आई है, इसके बावजूद हमने 11 और 10 कार्गोज नवंबर और दिसंबर के लिए इंश्योर किए अपने टर्मिनल्स के लिए, और ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए भी हुआ और स्पॉट बाइंग के जरिए भी हुआ इसके अंदर। लेकिन 2017 के जो मुस्लिम लीग नून के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के सप्लायर्स थे, उनमें से 2 ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, और वो जब डिफ़ॉल्ट किया उन्होंने ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, तो हमें फौरी तौर पे मार्केट में दोबारा जाना पड़ा और 1 कार्गो हमें उसके लिए रिप्लेसमेंट हमने ली, और वो ओपन कंपेटिटिव टेंडर प्रोसेस के जरिए ही ली जिसका मैंने आपको जिक्र किया, और बोर्ड प्रोसेस के जरिए ही ली, और वो हमें 1 कार्गो, बाकी जो तमाम कार्गोज हैं हमारे वो या टर्म पे हैं या वो पहले के लिए हुए हैं, और ये 9 और 10 और 11 कार्गोज जो थे, अब 10 और 10 हो गए तकरीबन। दिस इज एज अपोज टू द मैक्सिमम टर्मिनल कैपेसिटी ऑफ 12 कार्गोज अ मंथ जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो RLNG की डिवर्जन है
टूवर्ड्स द डोमेस्टिक सेक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ चंद माह में थोड़ी सी होती है, इससे हमें बड़ा शदीद नुकसान होता है। अब हमारा गैस का क्राइसिस है क्या? हमारा जो पाकिस्तान में हर दफ़ा गैस का क्राइसिस आता है उसका ताल्लुक LNG से कोई ख़ास नहीं है। LNG तो जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी आपकी इंपोर्ट करने की कैपेसिटी है वो आप तकरीबन विंटर्स में भी उतनी इंपोर्ट कर रहे हैं। इस सख्त हालात में भी आपने तकरीबन 80% के करीब जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो इंश्योर कर ली है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डोमेस्टिक गैस की डिप्लीशन है, आपका जो डोमेस्टिक नेटवर्क चल रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जो मुल्क गैस एक्सपोर्ट करते हैं उनका भी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है रेजिडेंशियल का जो आपका है। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की और मैं क्रेडिट देता हूं यहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि जिनकी काबीना ने 2011 में डिप्लीटिंग गैस रिजर्व्स को देखते हुए एक मॉरेटोरियम लगाया डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब नून लीग की हुकूमत आई तो उन्होंने उसको लिफ्ट किया और फिर एक बेतहाशा से दोबारा रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक गैस नेटवर्क का एक्सपेंशन शुरू हो गया। आज पाकिस्तान में 28% घरानों को गैस मिलती है, 70% के पास ये पाइप्ड गैस नहीं है। लेकिन उन 28% को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कर्टेलमेंट करनी पड़ती है हर साल इंडस्ट्रियल साइट्स के ऊपर, विच आई थिंक जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क में गैस जो प्रायोरिटी ऑर्डर है गैस का उसमें डोमेस्टिक नंबर 1 पे है, पावर सेक्टर नंबर 2 पे है, फिर इंडस्ट्री आती है, फिर फर्टिलाइजर आता है वगैरह वगैरह। तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि हमारा डोमेस्टिक डिप्लीशन, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लीशन कितनी हुई है। 2010 में सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का जो डेली फ्लो था वो 2000 MMCFD था। आज देखें लोग गौर से सुन रहे हैं, लेकिन सुनने में 2000 MMC SNGPL का डेली फ्लो 2010 में 2000 MMCFD था। चेयरमैन साहब आपको पता है कि आज वो फ्लो क्या है? वो डिप्लीशन के जरिए कम होकर सिर्फ 800 MMCFD रह गया। और पिछले 10 साल में आप ये देखें, यानी कि SNGPL का डेली फ्लो जो है वो कम हो गया। और सबसे ज्यादा डिप्लीशन सिंध में हो रही है। मैं ये भी बताऊं, हालिया माजी में सिंध की जो गैस फील्ड्स हैं सबसे ज्यादा डिप्लीशन उसमें हो रही है। चंद सालों के अंदर, मैं ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 साल के अंदर इवन सिंध भी जो है वो नेट इंपोर्टर ऑफ गैस बन जाएगा। वो दूसरे सूबों से या LNG की बुनियाद पे नेट इंपोर्टर बन जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखें जरा सुने ना, मैं एक बड़े डिस्पैशनेट साहब प्लीज सुने जी। जो गैस क्राइसिस के ऊपर है और मैं उसके ऊपर बता रहा हूं जी। अब बताएं जी। जो आपका कॉल अटेंशन नोटिस है वो ये कहता है towards ongoing crisis in the gas supply to consumers both domestic and commercial especially for the upcoming winter। अभी तक मैंने एक लफ्ज ऐसा नहीं बोला जो इस कॉल अटेंशन नोटिस से हट के हो। अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो गैस क्राइसिस जिसका जिक्र किया गया है कॉलिंग अटेंशन नोटिस में, इसकी जेनेसिस क्या है, ये आता क्यों है? ये इसका LNG से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है कि आपका जो डोमेस्टिक लोड है वो 3 गुना बढ़ जाता है विंटर्स के अंदर, और आपकी जो डोमेस्टिक सप्लाई है जो इसको मीट करनी होती है वो डिप्लीट हो चुकी है, वो आधे से भी कम हो चुकी है SNGPL के नेटवर्क के अंदर भी, और SSGC के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर अब कमी तेज़ी से आ रही है। तो इस वजह से, और क्योंकि आपने डोमेस्टिक को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, तो सारी गैस उसको डाइवर्ट की भी जाती है उन 28% घरानों को, तो उनकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती और कुछ कटेलमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ती हैं। बहरहाल हमने इसको मैनेज किया है। इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी जो है उसको भी हम बिला तातुल जो है वो ज़्यादा टाइम पे गैस फ्राहम कर सकेंगे। और इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को गैस इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि यूरिया जो है उसकी अपटेक जो है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा हो रही है। तो फर्टिलाइज़र प्लांट, यूजुअली फर्टिलाइज़र प्लांट्स को इस टाइम पे स्विच ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन इस साल हमने फैसला किया है कि हम नहीं करेंगे, और वो भी तकरीबन अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर फर्टिलाइज़र खाद के प्लांट्स चल रहे हैं ताकि किसान को जो है वो खाद पूरी मिल सके। इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि LNG के तकरीबन इस सख्त हालात के अंदर भी 10-10 कार्गोज जो हैं वो दोनों महीनों में अरेंज कर लिए गए हैं, और जनवरी के अंदर भी हमने तकरीबन जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है हमारी, हमने उसके ऊपर अरेंज कर लिए हैं। तो अगर हम एक सेन इन्वायरमेंट के अंदर इस गैस क्राइसिस का देखें, और हम आगे क्या करने जा रहे हैं, 2 जो टर्मिनल्स हैं जो कम्प्लीटली बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे हैं, उनके ज़रिए इंपोर्टेड गैस को ऐड करेंगे सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट के ऊपर उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी उन 2 टर्मिनल्स की। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो है उसका जल्दी हम इंशाल्लाह ताला क्लोजर करेंगे कि इसका जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं रशियंस के साथ, वो इंशाल्लाह ताला उस पर जल्दी एक क्लोजर होएगा।
और इसके अलावा अब हम तकरीबन तमाम जो हमारी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस बिछी हुई हैं उसको हम रीहैब की तरफ, रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। सुई गैस आपको मैं आखिर में ये भी बताता चलूँ कि SNGPL में जब हम आए थे तो UFG लॉस यानी कि जो लॉसेस का रेशियो था वो 11.8 था। इस